हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज बीपीएससी हमारा जो 70 का एग्जाम होने वाला है उसको लेकर एक शॉर्ट कोर्स आप कह सकते हैं इसको, ये शुरू किया जा रहा है। और इसमें हम लोग जो हमारी प्रीलिम्स में जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन, आपको मालूम है ये फिक्स नहीं है कि 15 आएगा कि 20 आएगा, लेकिन मैं एवरेज मान के चल रहा हूं कि 15 क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में आते हैं। आज की जो ये क्लास है, इस क्लास के बाद या फिर जो ये कोर्स हमारा चल रहा है, इसके बाद आप इस स्थिति में होइएगा कि आप आराम से अपनी जो है आने वाली जो 15 क्वेश्चंस हैं इसको आप सॉल्व कर पाइएगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर आप बीपीएससी का अगर आप कोर्स को या फिर पॉलिटी पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये रहा आपका सिलेबस, और इस सिलेबस में अगर आप देखिएगा ऐसा कहीं पे भी पॉलिटी के बारे में डिटेल में नहीं लिखा है कि पॉलिटी में क्या पूछेंगे। वो सिर्फ उन्होंने ऐसी लिखा है, इंडियन पॉलिटी लिखा है। आप देख लीजिए, ये आप देख पा रहे होंगे, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं दिया है, सिर्फ इंडियन पॉलिटी दिया है। पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। इसके बाद इन्होंने सिंपल सा यहां पे लिखा है पंचायती राज, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, है ना। यहां से एकमात्र क्वेश्चन ये आएगा। तो इससे ही हमारा मालूम होता है कि पंचायती राज स्पेसिफिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और इसके बाद इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आने वाली, इसके अंतर्गत आने वाली चैप्टर्स लाइक शुरू से अभी तक, जैसे कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हो गया आपका, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, है ना, जुडिशियरी, इसके बाद पार्लियामेंट वगैरह सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रीलिम्स में इन्होंने कहीं पे क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि इनका सिलेबस क्या है। उसी प्रकार अगर आप मेंस में देखिएगा तो आपको मालूम है कि मेंस के जीएस2 में सिलेबस में जो है पॉलिटी के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें भी इन्होंने क्लियरली नहीं बताया है। इन्होंने वही चीज लिखा है, पंचायती राज और पॉलिटिकल सिस्टम। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया है कि सिलेबस में इनका कहीं भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन एक अनुमानित तरीके से पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखकर हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि किन किन चैप्टर्स को हमें पढ़ना होता है। और उसमें शुरुआती जो चैप्टर है वो हमारा पॉलिटी का है, उसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे बात को। तो प्रीलिम्स में भी क्लियर सिलेबस नहीं दिया है कहीं पर भी, और ना ही मेंस में दिया है। सिलेबस में टर्म के नाम पर सिर्फ 2 वर्ड इन्होंने यूज किया, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और पंचायती राज, है ना, पंचायती राज। अब इसको पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले पॉलिटी को मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। पहले समझिए इस बात को। पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले यह हमारे लिए जानना अति आवश्यक हो जाता है कि आखिर वह सब्जेक्ट जो पॉलिटी है ये है क्या, ये वर्ड है क्या। और हम लोग इंडियन पॉलिटी की जब बात करते हैं तो हम लोग अपने एक कॉमन यूज होने वाले वर्ड को हमेशा पढ़ेंगे, जो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले बेसिक्स से शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे। और यकीन मानिएगा कि हमारी इस क्लास के बाद आप उस स्थिति में होंगे आप कि आप अपने सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो नॉर्मली हमारे सिलेबस में लिखा है इंडियन पॉलिटी, यानी भारत की राज व्यवस्था, है ना। पॉलिटी होता क्या है बच्चों। आज ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, अगर आप अपने वर्ल्ड मैप को अगर निकाल के देखोगे तो आपको एक ग्रीस नाम का कंट्री आपको दिखाई देगा, और ये यूरोप में है। मेडिटेरेनियन सी, आपने भूमध्य सागर का नाम सुना होगा, मेडिटेरेनियन सी का। उसी क्षेत्र में अगर आप नीचे में देखेंगे, यूरोप के नीचे में, तो आपको एक ग्रीस नाम की कंट्री मिलेगी। आज के लगभग मैं बोल रहा हूं 23 वर्ष पहले की बात है, 2300 ईयर्स पहले की बात है। आप अगर ग्रीस में जाएंगे तो ग्रीस के बहुत बड़े एक दार्शनिक हुए जिन्हें सोक्रेटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोक्रेटिस कहा जाता है। सोक्रेटिस वह व्यक्ति हैं जिन्होंने, अगर मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूं, वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब होता है पश्चिमी जगत, यानी विश्व के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने राजनीति के बारे में हल्की फुल्की जानकारी दी। सोक्रेटिस ग्रीस के रहने वाले थे, और सोक्रेटिस के एक छात्र थे जिनका नाम था प्लेटो। क्या नाम था?
प्लेटो। सोक्रेटिस के एक और छात्र थे जिनका नाम था थ्रेसीमेकस। क्या नाम था? थ्रेसीमेकस। लेकिन सबसे प्रिय छात्रों में से एक छात्र माने जाते हैं प्लेटो। प्लेटो ने, अगर आप इनके बारे में डिटेल में पढ़िएगा तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने पॉलिटी के बारे में डिटेल में चर्चा किया था। यानी प्लेटो पॉलिटी के सबसे पहले शुरुआती, आप कह सकते इनिशिएटर माने जाते हैं। और इन्हीं के एक छात्र थे जिनका नाम था अरिस्टोटल। यानी सोक्रेटिस के छात्र कौन हुए? प्लेटो, है ना। और प्लेटो के छात्र कौन हुए? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने, आज जो हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं या फिर जो भी पॉलिटी के नाम पर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके जनक माने जाते हैं। यानी अगर सीधे तौर पे कहें तो अरिस्टोटल कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और यही पॉलिटिकल साइंस को हम लोग अपने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ते हैं तो इसको पॉलिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हालांकि पॉलिटिकल साइंस एक वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग चूंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट हुआ किसी क्षेत्र की पॉलिटी के बारे में जानकारी लेना। यानी देश की राज व्यवस्था, इंडिया की पॉलिटी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसका अगर आप ओरिजिन निकालिएगा किसी भी पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी मत बोलिए, पॉलिटी का ओरिजिन निकालिएगा तो अरिस्टोटल से ही निकलेगा। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने अपना जो है पॉलिटिकल साइंस का अपना नॉलेज दिया था। उसके बाद सभी देशों में अपनी अपनी राज व्यवस्थाओं को लेकर, पॉलिटी को लेकर सभी देशों ने अपनी अपनी कंसेप्ट बनाई। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि और इसको डेप्थ में समझा जाए। अरिस्टोटल भी और प्लेटो, ये सभी लोग, सोक्रेटिस के छात्र प्लेटो, प्लेटो के छात्र अरिस्टोटल, ये सभी लोग ग्रीस से बिलोंग करने वाले थे। तो मैंने ये बोला कि सोक्रेटिस का छात्र प्लेटो है, प्लेटो का छात्र अरिस्टोटल है, और अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, नहीं राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर चलिए ये सब तो आप बता दी, लेकिन सर आप हमको ये बताइए पॉलिटी क्या होता है। सर बच्चों सबसे पहले बता दिए, जो पॉलिटी वर्ड है अरिस्टोटल के द्वारा दिया हुआ और इन्हीं के गुरु प्लेटो के द्वारा दिया हुआ एक शब्द है। पॉलिटी का सीधा मतलब होता है, हालांकि अगर ग्रीस में जाएंगे तो पॉलिटी को पॉलिस के नाम से जाना जाता है, और ग्रीस में पॉलिस का सीधा मतलब माना जाता है सिटी स्टेट। क्या माना जाता है? सिटी स्टेट। मैं चाह रहा था कि थोड़ा इसको डिस्कशन कर लिया जाए, तभी हम लोग अपने चैप्टर पे आए तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित उसकी ओरिजिन अगर पता कर ली जाए तो मेरा मानना है कि आपकी आधी स्थिति, आधी नॉलेज, आधी कंफ्यूजन तो पहले ही दूर हो जाती है। तो पॉलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, और ये जो वर्ड पॉलिस है ये ग्रीस का वर्ड है। हालांकि नॉर्मली हम लोग पॉलिस को पॉलिटी के नाम से जानते हैं। अब ये सिटी स्टेट क्या होता है? सिटी स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा टेरिटरी जो देखने में तो छोटा है लेकिन है इंडिपेंडेंट, माने किसी भी दूसरे देश के गुलाम में नहीं है, और ये खुद एक देश है। क्या है? एक देश है, अ सॉवरेन कंट्री है। यानी सीधे तौर पे बात करें तो एक ऐसा देश जिसकी क्षेत्र अगर काफी छोटी है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सिटी स्टेट के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो सिटी स्टेट के कई उदाहरण हो गए, जैसे वेटिकन सिटी हो गया हमारा, है ना, वेटिकन सिटी हो गया, सिंगापुर हो गया, राइट, ये चीज है। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये जो आपको सिटी स्टेट दिख रहा है, सिटी स्टेट का मतलब वेटिकन सिटी सिंगापुर होता है, तो पॉलिस का मतलब ये मैंने आपको बताया। हालांकि अगर आप चाणक्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने वेस्टर्न फिलोसफर की बात की जो अरिस्टोटल थे, जो रियल जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं पॉलिटी के, पॉलिटिकल साइंस के। लेकिन अगर आप इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो ये जो पॉलिटी आपको दिख रहा है, इस वर्ड का मतलब हमारे चाणक्य, यानी जिन्हें आप कौटिल्य विष्णुगुप्त कहते हैं, इन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में, उन्होंने, आपको तो मालूम है कि अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते, इन्होंने लिखी थी। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने पॉलिटी का मतलब बताया है स्टेट क्राफ्ट। क्या बताया है? स्टेट क्राफ्ट। बच्चों पहले एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं आपका, ये जो वर्ड चाणक्य ने यहां पे यूज किया स्टेट क्राफ्ट, स्टेट का मतलब आज जो हम और आप कहते हैं ना कि बिहार राज्य, यूपी राज्य, वो नहीं होता है। स्टेट का मतलब होता है कंट्री, पॉलिटी में। तो एक कंट्री को कैसे क्राफ्ट किया जाए, कैसे चलाया जाए, है ना, कैसी सरकार हो, इन सभी मुद्दों को लेकर पॉलिटी में यानी स्टेट क्राफ्ट में चर्चा की जाती है, जिसका सीधा
अपना एक जो है पॉलिटी से संबंध, यानी पॉलिटी का मतलब स्टेट क्राफ्ट होता है, जिसका मतलब होता है स्टेट गवर्नेंस। समझ में आ रहा है आपको? और ये चाणक्य ने दिया है। आज इसी इंडियन पॉलिटी, तो यही अगर पॉलिटी को, स्टेट क्राफ्ट को इंडिया के कंटेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इंडियन स्टेट क्राफ्ट या इंडियन पॉलिटी, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई पॉलिटी के, पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं आपके अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल और अगर आप चाणक्य की बात करेंगे, ये सब लगभग उसी समय के हैं, ये कंटेम्पररी हैं एक दूसरे के, कुछ सालों का फर्क है इनके जन्म में, लगभग 30 वर्ष पुरानी बात है ये सब। तो मैंने वेस्टर्न भी बताया, हालांकि वेस्टर्न के बाद हमारे चाणक्य ने पॉलिटी का रियल मतलब क्लियर किया। तो बच्चों आज हम लोग वही इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। और अगर हम इंडियन पॉलिटी को इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले सवाल खड़ा होता है कि इंडियन पॉलिटी का इतिहास शुरू कहां से हुआ। अगर मैं इसके बात करूं तो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने के बाद मॉडर्न, मिडाइवल आया, मिडाइवल के बाद मॉडर्न आया। मॉडर्न में 1498 के दौरान यह कहानी शुरू होती है। हालांकि इस दौरान मैं कहना चाहूंगा, कुछ स्टोरी बता दूं, इसके बाद जो है आगे बढ़ा जाएगा। तो एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था वास्को डी गामा, लिस्बन के रहने वाले थे, पुर्तगाल के। और ये जब इंडिया आ रहे थे, ऐसे होता ना कि जैसे ट्रैवलर का देखे होगे, जैसे हम लोग भी घूमने फिरने जाते, एक्सप्लोर करते हैं, तो व्यक्ति ऐसी घूमने फिरने समुद्र के जरिए, समुद्र के रास्ते घूमते फिरते साउथ अफ्रीका पहुंचा। जैसे मान लो कि यूरोप है, फॉर एग्जाम्पल ये यूरोप है, और ये साउथ, ये अफ्रीका का रीजन है पूरा, और ये आपका इंडिया का है। तो यह व्यक्ति यही पोर्तुगल है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास। अगर आप मैप देखेंगे आपको मालूम चलेगा, हमको ज्योग्राफी में नहीं जाना है, हम अपने बाहर से निकलेंगे। यह व्यक्ति यहां से निकलता है और घूमते फिरते ऐसी, यहीं पे एक जगह था साउथ अफ्रीका में, यहां पे देखे हो ना जी, यहां पे साउथ अफ्रीका, यहीं पे एक जगह है कैप टाउन, यहां पे रुक जाता है आदमी, थक उग जाता है, यहां पे रुक गए। इसके बाद ही आगे बढ़ते बढ़ते केरला में कोझिकोड नाम का जगह, वहां पर पहुंचते हैं। मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं। यह व्यक्ति जब यहां पर पहुंचता है तो भारत को अच्छे से पहले घूमता है, और भारत में कहीं बिजनेस करने नहीं आया था, यह व्यक्ति घूमने आया था। जब घूमा फिरा, वापस जब लौटा, तो लौटने के बाद पोर्तुगल जब वापस लौटा, तो इसने पूरे हल्ला कर दिया वहां पे, खासतौर पे पोर्तुगल में। तो पोर्तुगल से कुछ बिजनेसमैन यहां पे आ गए, क्योंकि ये जाकर वहां बोला था, वास्को डी गामा जब लौटा था अपने देश में, कि यार इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट, वहां पे बहुत रिसोर्स है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। और बच्चों मैं आपको बता दूं, यह व्यक्ति यूरोप से था, और पोर्तुगल यूरोप का ही पार्ट है, और यूरोप में वह समय ऐसा था जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समय माना जाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा समय जब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जब हाथों के जगह पर, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से सामान बनाने के जगह पर जब मशीनों का उपयोग किया जाने लगे, तो माना जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो यही सारी स्थिति थी। फिर इसके बाद जब पोर्तुगल के बिजनेसमैन आ गए यहां पर, इसके बाद बहुत सारी, जैसे नीदरलैंड वगैरह, डेनमार्क वगैरह, बहुत सारे लोग आए। इसके बाद जो रियल हमारा कह सकते हैं रोल जो प्ले करने वाला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के हिस्ट्री में, ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के आने के बाद फिर इसके बाद समय समय पर मैं डेप्थ में बताते जाऊंगा। तो फिर इसके बाद हमारा क्या हुआ कि फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन आना शुरू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कानून आना शुरू हुआ, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह 73 का। तो ये सभी चीजों को डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग। अब यहां पर एक चीज आपको बता दूं, 1 सेकंड थोड़ा रुक जाएंगे आप लोग। तो आपको 1 सेकंड रुक जाना थोड़ा सा। देखो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सेम चीज मैंने बताया है। तो मैंने बोला था 20 मई 1498 को हमारा जो है वास्को डी गामा आता है, और आने के बाद यहां पर काफी चीजें एक्सप्लोर करता है इंडिया में। यह व्यक्ति जब लौटा था, थोड़ा सा डिटेल में समझिएगा बच्चों, जब यह व्यक्ति लौटा था पोर्तुगल, तो वहां से कई बिजनेसमैन जो है, कई जैसे पुर्तगाली हो गए, फ्रांस के हो गए, डेनमार्क के हो गए, नीदरलैंड के हो गए, ये सारे लोग इंडिया में आ चुके थे बिजनेस करने। तो उसी दौरान एक हल्ला हो गया ब्रिटेन में भी, है ना, ब्रिटेन में हल्ला हो गया। और ब्रिटेन में हल्ला क्या हुआ, लगभग 100 साल हो गया इन सभी को आए हुए भारत में बिजनेस करने। 100 साल नहीं कह सकते, 90 साल, 80-90 साल के आसपास हो गया। पुर्तगालियों की मैं बात करूं, क्योंकि 1498 में आया था ना जी, उसके बाद 2-3 साल बाद तो पुर्तगालियों ने यहाँ पे एंट्री कर ही ली थी। फिर इसके बाद बिजनेस स्टैब्लिशमेंट भी कर लिया था कुछ वर्षों में। तो जब लंबी समय तक ये बिजनेस यहां करने लगे, तो ब्रिटेन में भी हल्ला हो गया उधर।
लगभग 1580 के आसपास, कि भाई ये सब जो है पोर्तुगीज लोग ये सब जो है बिजनेस करने चला गया है कहां पर, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। उसी समय कुछ बिजनेसमैन का ग्रुप, मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन कह सकते हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो ब्रिटेन गए थे, ये मैं बात कर रहा हूं 1580 के दौरान, और ये घटना घट चुकी है 1498 से 1580 के बीच में। पुर्तगाली, डेनमार्क वगैरह के कोई जो है छोटे छोटे बिजनेसमैन या वहां की जो कंपनियों का ग्रुप है वो भारत में आकर बिजनेस करने लगा है। चूंकि हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं इसलिए उतना डेप्थ में मैं नहीं जा रहा। 1580 के आसपास जब ब्रिटेन में हल्ला होना शुरू हुआ, उस दौरान यह देखा गया कि कुछ बिजनेसमैन के साथ मिलकर कुछ लोगों ने, जैसा नहीं होता है कि ग्रुप के भाई चलिए मिलने चलना है, क्योंकि वहां से अगर उनको बिजनेस करने का अगर मन होगा इंडिया में तो उनको पहले आज्ञा लेना होता था उस समय के क्वीन या जो मोनार्क होते थे। और 1580 के दौरान इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर एक बार क्वीन से ऑर्डर लिया जाए। समय गुजरता गया और फिर आ गया समय 1598 का। इस दौरान लंदन के, चूंकि ब्रिटेन की कैपिटल है वो, लंदन के जो म्युनिसिपल आप ऑफिसर कह सकते हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, जिनका नाम था लॉर्ड मेयर, इनसे कांटेक्ट की जाती है। ये सारे बिजनेसमैन इनसे कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा क्वीन से एक बार मिलवा दो, चूंकि उस समय क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ एज, क्या नाम था उनका, क्वीन एलिजाबेथ एज, जिन्हें क्वीन, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहीं से शुरू हुआ था इनकी जो लिनेज आप कह सकते हैं एलिजाबेथ नाम का, तो फर्स्ट एलिजाबेथ थी। 1598 में पहली बार लॉर्ड मेयर ने इन सभी को संतावना दी कि ठीक है एक बार मीटिंग करा दूंगा, तुम लोग को बिजनेस करने जाना है साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, क्योंकि इंडिया तो उसी लोकेशन में लोकेटेड है, ठीक है चले जाना। अच्छा ये इंडिया में आना क्यों चाह रहे थे, देखिए आपको समझना होगा, इंडिया में प्रोडक्ट नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, प्रोडक्ट्स की कमी थी, लेकिन इंडिया एक प्रकार से रिच कंट्री माना जाता था, है ना। और ऐसा भी माना जाता है कि उस दौरान इंडिया की इतनी जीडीपी थी कि पूरे विश्व के जीडीपी में 20 से 25% का कंट्रीब्यूशन करती थी, तो इंडिया इज नो डाउट एक अमीर कंट्री उस समय माना जाता था। इतने लोग आके लूट के सब भाग गया, वो अलग बात है। तो समय गुजरता गया, तो फिर 1598 में जब लॉर्ड मेयर ने संतावना दिया तो 1599 में यह देखा गया, है ना, 1599 में देखा गया 22 सितंबर 1599 को लॉर्ड मेयर ने, वह व्यक्ति जो लंदन का म्युनिसिपल ऑफिसर था, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, इस व्यक्ति ने सभी छोटे छोटे व्यापारियों को, बिजनेसमैन को, जितने बड़े बड़े व्यापारी थे सबको एक मीटिंग के लिए बुलाया। हालांकि इसने बात कर लिया था क्वीन एलिजाबेथ से कि मैडम देयर आर सम बिजनेस ग्रुप्स एंड बिजनेसमैन हु वांटेड टू मीट विथ यू, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है बुलाओ, इसमें क्या समस्या है। 22 सितंबर 1599 को इनकी मीटिंग होती है। इस मीटिंग में क्वीन एलिजाबेथ का सिंपल ये कहना था कि बताइए आप लोग क्या कहना चाहते, क्यों आप लोग मिलने आए हैं। तो इन्होंने बोला कि मैडम ऐसा है, देयर इज अ कंट्री कॉल्ड इंडियाना, है ना, क्या नाम है उसका, इंडियाना। इन्होंने इंडिया नहीं बोला, इंडियाना बोला, और इसका लिटरल मीनिंग होता है इंफीरियर टेरिटरी या इंफीरियर पीपल, घटिया लोग। तो इन्होंने उस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, बिकॉज हमारी कलर भी ब्राउन्स थी, हमें ब्राउन माना जाता था। तो उन्होंने बोला ठीक है आप इंडियाना जाना चाहते हैं, इंडियाना जाकर करेंगे क्या आप। तो बोले कि मैडम ऐसा है कि देर आर सम कंट्रीज ऑफ यूरोप, जैसे पोर्तुगीज वगैरह, इन लोग अपने बिजनेस करने चलेगा और अच्छा खासा इन लोग मैडम वहां पे फल फूल रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। अच्छा आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी मानी जाती है कि ब्रिटेन से हुई थी, तो ब्रिटेन सभी में पीछे कहां रहने वाला था, वो भी सोचा कि चलिए वहां पे बिजनेस सेटअप किया जाए। मैडम क्वीन एलिजाबेथ ने इन सभी से मीटिंग करने के बाद 30 दिसंबर 1600 को यह ऑर्डर दिया। अच्छा ये कितने बिजनेसमैन मिलने गए थे, 215 बिजनेसमैन उस मीटिंग में गए थे। 30 दिसंबर 1600 को ऑर्डर दिया कि ठीक है आप सभी जितने भी बिजनेसमैन हैं आप लोग एक अपना ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बना के ठीक है आप जाइए अपना बिजनेस कीजिए। अच्छा उस समय जब मीटिंग हो रही थी तो उस मीटिंग में क्वीन एलिजाबेथ ने बोला था कि भाई ये बताओ कि वहां जा रहे हो तो वहां पे मेजर कंट्री कौन होगा, टारगेटिंग कंट्री। तो उन्होंने बोला था इंडियाना वगैरह, है ना, फिर बोला था कि साउथ एशिया में बिजनेस करेंगे अलॉन्ग विथ इंडियाना में करेंगे। वेल इस दौरान यह देखा गया कि इस मीटिंग में जब रॉयल एसेंट मिला, यानी क्वीन का कहीं ना कहीं एसेंट मिल गया, तो सभी बिजनेसमैन अगले दिन जाने का प्लानिंग करने लगे। मैं 1600 की बात कर रहा हूं, 1600 की। 31 ऑफ दिसंबर 1600 को
इन 215 बिजनेसमैन के ग्रुप्स ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन लोगों ने यह प्लान करने के बाद, यह मीटिंग बनाने के बाद, लगभग ये माना भी जाता है कि 11 बजे के आसपास यानी मॉर्निंग में यह पार्टी का निर्माण हुआ था। हालांकि इतना एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। 31 दिसंबर 1600 को 11 बजे के आसपास इस ग्रुप का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। नाम भी कौन धरा था? तो नाम भी रेकमेंड किया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। जब ये सारी बातें हो गई तो पहले मैं चाहता हूं कि आप यहां पे रुक जाएं। 31 दिसंबर 1600 को आप रुक जाएं, आप थोड़ा ध्यान से समझते जाएं। इसमें जब यह ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, अच्छा ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बोलने वाला हूं आगे चल के काम आएगा 73 के दौरान, जब वो यहां पर पहुंच के पढ़ाऊंगा, ये वाला यहां का फैक्ट पढ़ाऊंगा। तो अभी हम लोग 1600 में है, 173 साल बाद जाकर जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। 31 दिसंबर 1600 को जब इस ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था, उस समय इस ग्रुप का टोटल टर्नओवर था 72,000 पाउंड्स। ये ध्यान से समझते जाना, आगे चलकर आपको मदद मिलेगा 73 में कानून क्यों लाया गया था। साथ ही साथ यह जब ग्रुप बना था तो इसमें 215 बिजनेसमैन तो थे, लेकिन इसको एक लीड करने वाला एक गवर्नर भी अपॉइंट किया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट का आदमी था। इसके बाद इन्हीं में से 215 में से एक अपने में एसेंट के जरिए 215 बिजनेसमैन ने अपना एक डायरेक्टर भी चूज किया था। ये सारी चीजें आगे समझ में आएगी, पहले क्लियर कर दूं, समय गुजरता गया। 31 दिसंबर 1600 के लगभग शाम के 4 या 5 बजे के आसपास इन लोग इंडिया के लिए रवाना हो गए और कुछ दिनों में इंडिया पहुंच भी गए। इंडिया पहुंचने के बाद इन्होंने बिजनेस की। बिजनेस करने के बाद अब यहां पर मैं चाहता हूं कि इन लोगों ने अपनी बिजनेस शुरू कर दी है, तो अब इन लोगों की टाइम पीरियड को, इन लोगों के द्वारा जो 1600 में जो भारत में जब इन्होंने आना शुरू किया 1600 के आसपास, 1947 तक ये भारत में टिके रहे। कब तक टिके रहे? 1947 तक, यानी 1600 में इंडिया में आना और 1947 तक इंडिया में स्टे रहना। तो इनकी लगभग कितने वर्षों की हिस्ट्री हो गई? तो आप जोड़ लीजिए 347 ईयर्स की। वेल, अब मैं चाहता हूं कि आराम से अब हम लोग समझे इस बात को। अब इनकी भारत में रहने की प्रक्रिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में रही 1857 तक ही रही, लेकिन मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूं 1947 तक रहे 1600 से। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के स्पेसिफिकली बात की जाए, है ना, स्पेसिफिकली बात की जाए तो 1600 से इन्होंने 1858 तक अपना यहां पर क्या किया? अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखा। अब इनकी कंपनी की फेसेस की, कंपनी जितने साल भारत में रहेगी उस पीरियड को मैं 2 भागों में बांटकर आपको समझाना चाहता हूं, यानी 2 फेसेस ऑफ द कंपनी। पहला जो समय काल था वो बैटल ऑफ प्लासी तक था, यानी मैं 1612 कह रहा हूं क्योंकि 1600 में आए और उसी समय माना जाता है अकबर वगैरह बहुत सारे लोगों से बातचीत होने, माफ कीजिएगा, मुगल एम्पायर का उस समय अपना काल भी था। तो उस दौरान यहां पे आने के बाद इन्होंने लगभग 12 साल तक, 1600 से लेकर 12 साल तक, 1612 तक इन्होंने अपना जो है जूता घिसा रिक्वेस्ट करने के लिए मुगल एम्पायर के कोर्ट में कि भाई हमारी इजाजत दी जाए कि हमें जो है भारत में हम कंपनी खोल पाए। तो काफी इन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो 1612 में इन्होंने रियल तरीके से अपना ट्रेडिंग करना शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में। देखो हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, हमें चूंकि पॉलिटी पे आना इसलिए शॉर्ट में निकल रहा हूं। 1612 से इनकी पहली फेस हम लोग देखेंगे जो 1757 तक रहा। अब 1757 से 1858 तक इनका जो है सेकेंड फेस माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद तो इन लोग चला ही गया था वो 1857 के क्रांति के बाद। तो ये फर्स्ट फेस है ना, क्या है? फर्स्ट फेस है ना बच्चों, फर्स्ट फेस है। और ये सेकेंड फेस है। फर्स्ट फेस में इन लोगों ने कुछ नहीं किया, वही सिंपली भारत में रहकर इन लोग सिर्फ व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। प्लस इन्होंने कई प्रेसिडेंसी टाउन्स भी इंडिया में बनाई। प्रेसिडेंसी टाउन का सीधा मतलब होता है अपना हेडक्वार्टर इन्होंने इंडिया में बनाया, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। अच्छा कलकत्ता भी बना है ना, तो 3 शहरों को मिलाकर बनाया है। 3 मतलब आप शहर ना कह सकते हैं, कुछ गांव भी कह सकते हैं। ये आपको हिस्ट्री में सर आपको बता देंगे जब पढ़ाएंगे। तो
वेल चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1858 तक भी इनका जो है दो टाइम देखा जाता है। इस दौरान इनको दो राइट मिला था। 1757 से लेकर 1857 तक भी इनको ट्रेडिंग मिला, ट्रेडिंग ये करते रहे भारत में। इसके अलावा भी इनको बहुत सारा पावर मिला था। यह भी देखा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले पॉलिटिकली भी अपना रोल प्ले करने लगे थे। अभी पॉलिटिकली कैसे रोल प्ले करने लगे थे सब चीज बताऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये व्यापार करने के उद्देश्य से 1612 से लेकर 1757 तक व्यापार किया इन्होंने इंडिया में। 1757 से 1858 तक इन्होंने व्यापार भी किया, इंडिया में कई क्षेत्रों पर अटैक भी किया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनका पॉलिटिकल रोल भी था, यानी भारत के क्षेत्रों को कब्जाया। प्लस इसके बाद इन्होंने बहुत सारी काम की, जैसे इन्होंने दीवानी राइट को भी अपने अंदर लिया। दीवानी राइट को ये 1757 से 1858 बोल रहा है। दीवानी राइट का मतलब क्या होता है? टैक्स वसूलना, है ना, टैक्स को रिक्लेम करना इंडिया में किया। सब समझ में आएगा, इतना टेंशन नहीं लेना। अभी तो हम लोग दो भागों में इसको बांटे हैं, अभी हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। 1612 से ये जो पहला फेस है इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। कोई समस्या है तो आप लोग जो है चार्ट में अपना जो है कमेंट कर सकते हो। अभी तक देख लो, अभी तक जितना पढ़ा है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने बता दिया 1612 से लेकर 1757 के बीच की इतिहास उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह चीज जो है हमारे हिस्ट्री में सर पढ़ाएंगे आपको। हमारा जो रियल जो कहानी शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, उस 1757 से 1858 के बीच वाला होता है। कैसे होता है बताता हूं। देखो, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और इसके बाद माना जाता है कि इन्होंने इंडिया में खुलकर जो है इन्होंने अपने पावर को एंजॉय करना शुरू किया। तो मैंने बताया ही कि ट्रेडिंग, पॉलिटिकल, दीवानी राइट। अब बोलोगे सर ठीक है, चीजवा तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। तो चलो बताता हूं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद, ध्यान से समझते जाना, इनका 1764 में एक लड़ाई हो गया। लगभग कितने साल बाद? 7 साल बाद। ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का 1764 में इनका, अब अगर मैप में आपको दिखाना चाहूं तो अगर आप देखेंगे तो आपके जो मुगल एम्पायर के उस समय जो राजा माने जाते हैं, किंग माने जाते हैं, सुल्तान जो माने जाते हैं, उनका नाम था शाह आलम टू। क्या नाम था? शाह आलम टू। फिर अवध के जो नवाब थे सुजाउदौला, सिराजुद्दौला नहीं, सुजाउदौला, है ना, अवध, नवाब ऑफ अवध, है ना। अब यहां से आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं शॉर्ट हिस्ट्री बता रहा था, अभी तक जितना पढ़ रहे थे सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे। इसके बाद मीर कासिम, मीर जाफर के बाद एक किंग बना था बंगाल का, नवाब आप कह सकते हैं। इन तीनों का 1764 में हेक्टर मुनरो नामक व्यक्ति से लड़ाई हो गई और इस लड़ाई में हेक्टर मुनरो ने इन लोगों को पटक के मारा और इसके बाद इन लोगों को हरा दिया। और एक जो है 1765 में, क्योंकि 1765 में 20 से 23 अक्टूबर के अराउंड इन लोगों की लड़ाई हुई थी। बक्सर में इनकी लड़ाई हुई थी, किसके साथ? हेक्टर मुनरो के साथ। इस लड़ाई में हारने के बाद 1765 में इन तीनों ने हेक्टर मुनरो के साथ एक समझौता साइन किया, ट्रीटी साइन किया, जिसे इलाहाबाद ट्रीटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें क्या था? इसमें यही था कि हेक्टर मुनरो ने इन सभी को बोला था कि ऐसा है भाई कि तुम लोग तीनों जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन करो, जो तुम लोग अपने क्षेत्र को कंट्रोल कर रहे थे करो, लेकिन टैक्स तो हम वसूलेंगे, टैक्स जो है हम वसूलेंगे। तो इन्होंने अपना जो है बोला कि ठीक है। तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होने के बाद हेक्टर मुनरो ने 2 भारतीयों को नियुक्त किया डिप्टी दीवान के तौर पर और अपने एक व्यक्ति को दीवान बना दिया, चीफ दीवान, जो कलकत्ता में बैठे बैठे दोनों भारतीय लोगों से उस क्षेत्रों से टैक्स वसूलवाता था। बंगाल, है ना, अवध, मुगल एम्पायर के क्षेत्रों से टैक्स वसूलवाता था, खुद रखता था। इस दौरान कुछ पैसा इनको भी देता था, तीनों राजाओं को। कभी कभी क्या होता था कि तीनों राजा
झूठो बोल देता था कि देखिए ऐसा है कि इतना हमारा खर्चा, और बेचारा टैक्स वसूल रहा है। हेक्टर मुनरो जो है, उसका जो व्यक्ति है, जो दीवान है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, वसूल रहा है 100 रुपया, इन लोग खर्चा बताता था 150 रुपया। अच्छा, उसमें भी से शेयर देना था इन तीनों राजाओं को। शेयर देने के बाद मान लो इनका बच्चा 60 रुपया, अब बेचारा इन लोग 150 रुपया खर्चा बता रहा है। अब हेक्टर मुनरो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कहां से देंगे? तो कहीं ना कहीं एक नहीं होता है कि दिखावा के चक्कर में कि हम ऐसे है, ये है, नहीं होता है। तो अपने दिखा रहा था कि भाई हम लोग ब्रिटिशर से हमेशा जो है इंडियन से आगे रहेंगे, तो दिखावा के चक्कर में वो देता गया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और एक समय ऐसा आया कि इन लोगों को लगने लगा कि भाई हमारे पास पैसा खत्म हो रहा है। अच्छा, ये तो था ही, और इन लोग करप्शन भी बहुत कर रहा था भाई। 1600 में 30 दिसंबर 1600 को जब रानी ने इनको आज्ञा दिया था कि जाओ तुम भारत में बिजनेस करो, उस दौरान यह भी देखा गया था कि बोला गया था कि ठीक है आप लोग जा रहे हैं तो भाई जाइए, लेकिन इतना परसेंटेज हमको दे दीजिएगा भारत से व्यापार करने के बाद, और कुछ परसेंटेज आप रख लीजिएगा। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक वादा किया गया 30 दिसंबर 1600 को, थोड़ा सा इसको डिटेल में आगे नहीं बढ़ना, 1765 के आगे भी नहीं बढ़ना हम लोग को। मान लो 30 दिसंबर 1600 को एक वादा किया 215 बिजनेसमैन के ग्रुप ने क्वीन एलिजाबेथ से कि मैडम ऐसा है कि 50-50 रखेंगे फॉर एग्जांपल। अब इन लोग जो है भारत में आ गया, भारत में आके इन लोग कमाता था 100 रुपया, तो बताता था कि 50 रुपया कमा रहे हैं। आप 25 रुपया जो है अगर हिसाब लगाया जाए तो 25 रुपया क्वीन एलिजाबेथ को जा रहा, 25 रुपया इन लोग रख रहा है, कंपनी वाला लोग। ये तो बुड़बक बना रहा है एक तरीके से कहीं ना कहीं क्वीन एलिजाबेथ को। अब ये चीज क्वीन एलिजाबेथ को नहीं मालूम चला। 1770 के दौरान जब ये 1765 में लोग ऐसा ट्रीटी साइन किया और बाद में जब लॉस में जाने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक ऑफ लंदन में कि हमें कुछ लोन दिया जाए। अच्छा, एक मजे की बात यह भी कि उस दौरान ब्रिटेन के जो पीएम बने थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। बड़े कड़े आदमी, खड़ूस काइंड ऑफ आदमी, और बड़ा तेज तरार आदमी, फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छा रखने वाला व्यक्ति। इसका दिमाग की बत्ती खुल गया कि आए जी तुम लोग ये बताओ, तुम लोग तो अभी ट्रीटी साइन किया था और हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं थे कि तुम लोग लड़ने जाओ। तुम लोग लड़ा, ठीक है, ट्रीटी भी साइन कर लिया। ट्रीटी साइन किया तो जो ट्रीटी में तुम लोग साइन किया मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ, उसमें जो प्रोविजन था उसको लेकर भी मैं ज्यादा खुश नहीं था। फिर भी मैंने तुम लोग को बोला जैसा तुम लोग अच्छा लगे करो। आज तुम लोग डूब रहा है, बैंकरप्ट हो रहा है, तो मुंह फाड़ के हमारे पास आ रहा है, हम एक भी रुपया लोन नहीं देंगे। यहां पर लॉर्ड नॉर्थ को शक हुआ। लॉर्ड नॉर्थ ने यहां पर एक बड़ा अच्छा काम किया, और उसने क्या किया कि यहां पर 2 कमिटियां बैठाया। ये यानी कितनी कमिटी बैठाया? 2 कमिटी। वो कमिटी का नाम क्या है? सेक्रेट कमिटी और सिलेक्ट कमिटी। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं बच्चों, चूंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ाना नहीं है तो मैं शॉर्ट में बताते हुए निकलूंगा। ये 2 कमिटी बनाया। ये 2 कमिटी बनाने के बाद दोनों को बोला गया कि भाई ऐसा है कि आप लोग इंडिया जाइए, और जाने के बाद थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी बिहेवियर है उसका थोड़ा अच्छे से ऑडिटिंग कीजिए। सोशल ऑडिट कीजिए, फाइनेंशियल ऑडिट कीजिए। सोशल ऑडिट माने क्या होता है कि उसके बारे में पूरा डिटेल करो, लोगों से जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, स्टेक होल्डर मतलब वहां के लोगों से, आम जनता, भारतीयों से, कुछ ब्रिटिशर जो वहां पे आम जनता है, जितने भी इंप्लॉय हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, सबसे पूछताछ करो, डिटेल रिपोर्ट निकालो, क्या मामला क्या है। जब डिटेल रिपोर्ट निकाला गया, जब लॉर्ड नॉर्थ के पास, वो तो लॉर्ड नॉर्थ का माथे खराब हो गया, अरे बाप रे बाप, ये लोग बुड़बक बना रहा था इतना साल से हमको, है ना जी, लगभग 173 ईयर से। तो एक पूरा कच्चा चीठा खुलकर निकल गया। तब इस समय इन्होंने डिसाइड किया था लॉर्ड नॉर्थ ने कि यार वी हैव टू प्लान, अब यहां पे हमें कुछ अलग से कुछ करना होगा। तो इस दौरान बच्चों, हालांकि अगस्त 1772 के आसपास, ये मैं सारी जो बातें बता रहा हूं, अगस्त 1772 में हालांकि सिलेक्ट कमिटी और सेक्रेट कमिटी गठन करने के पहले लॉर्ड नॉर्थ ने अगस्त 1772 में जब ये लोन के लिए लोग अप्लाई किया था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने, तो उस समय फिर वो लॉर्ड नॉर्थ को जो है बत्ती खुला था। तो जो मैंने बोला था ना कि लोन अप्लाई किया, तो डेट याद कर लेना प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है। क्या है डेट? देख लो यहां पर
अगस्त 1772 का। अब ऐसा डेट याद नहीं करना है कि 16 तारीख था सर या 15 तारीख था, उतना नहीं आप पूछता है प्रीलिम्स में। ये दरोगा उरोगा भले पूछ ले, सो बीपीएससी में हमारा इस तरीके की प्रश्न नहीं आती है। अच्छा, इस समय आपको ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है, तो जब ये सारा घटना लॉर्ड नॉर्थ को खुला। अब एक चीज और आपको फैक्ट बता रहा हूं, इसके बाद बहुत चीजें आपकी क्लियर होंगी। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थ की बुद्धि जब खुली तो लॉर्ड नॉर्थ ने यहां पर सिलेक्ट कमेटी और स्पाई कमेटी का गठन किया था ना जी। अब यहां पे थोड़ा रुक जाओ, मैं 1773 की बात कर रहा हूं, थोड़ा रुक जाओ 1773 में। और यहां 1773 में लॉर्ड नॉर्थ को उन दोनों कमेटियों का रिपोर्ट मिल चुका है। भारत में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा, सबका रिपोर्ट मिल चुका है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा रुकिए बच्चों। 1947 तक जितनी भी कमेटियां, जितने भी एक्ट्स आई हैं भारत में, उन सभी एक्ट के पहले ब्रिटेन का पीएम 2 कमेटियों का गठन करता था, ताकि एक अच्छी रिव्यू मिल पाए कि भारत में चल क्या रहा है। और उस रिपोर्ट के आधार पर जो दोनों कमेटियां रिपोर्ट वहां के ब्रिटेन के पार्लियामेंट में और ब्रिटेन के पीएम को सौंपती थी, उसके बाद यह डिसाइड किया जाता था कि कौन सा एक्ट हमें लाना है, कौन सा नहीं लाना है। और अगर लाना भी है तो उसमें क्या प्रोविजन होना चाहिए, जिससे समस्याओं का जो है हम लोग निवारण कर पाए, एलिमिनेट कर पाए प्रॉब्लम्स को। तो एक फैक्ट मालूम चल गया। 1773 के पहले जब वो दोनों का 70 और एक साल पहले वो गठित होता था सेक्रेट कमेटी और सिलेक्ट कमेटी, जब इन दोनों का रिपोर्ट 1773 में मिलता है तो इसके बाद तुरंत फटाफट जो है लॉर्ड नॉर्थ जो है अपने सेक्रेटरीज के साथ मिलकर, उनके अंदर काम करने वाले ब्रिटेन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के साथ मिलकर 18 मई 1773 को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक बिल लाता है, और उस बिल का नाम था रेगुलेटिंग बिल 1773। और एक फैक्ट आपको बता दूं कि हमारे यहां जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है ना, और इसके बाद प्रेसिडेंट, ये तीनों को हमारे यहां हमारे देश के पार्लियामेंट का हिस्सा माना जाता है। वैसे ही ब्रिटेन में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड या हाउस ऑफ गार्जियन भी कह सकते हैं, और मोनार्क को कंसीडर किया जाता है। हाउस ऑफ कॉमन में 18 मई 1773 को 1773 को लेकर एक उस दिन बिल लाया जाता है, और उस बिल का नाम था रेगुलेटिंग बिल 1773। हालांकि उस बिल को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बैड बिहेवियर, करप्शन को खत्म करने के लिए बिल लाया जा रहा था, इसलिए इसको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी बिल 1772। 2 नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अब समझ गए। तो 1773 को यह बिल जो है 18 मई 1773 को लाएगा, और इसके बाद ये बिल पास कर दिया गया। और जब ये बिल पास हुआ, उस दौरान हमारे ब्रिटेन के पीएम जो 1773 में माने जाते हैं, उनका नाम था जॉर्ज 3, यानी किंग जॉर्ज 3 उनका नाम था। तो ये पहले क्लियर कर लिया जाए कि उस समय ब्रिटेन के पीएम का नाम क्या था, लॉर्ड नॉर्थ, और किंग का नाम क्या था, जॉर्ज 3। बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि जितने भी एक्ट को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हमें ब्रिटेन के पीएम और वहां के किंग का नाम जानना बहुत जरूरी है। इससे यह समझने में हमें मदद मिलेगा कि भाई भारत में जितनी भी एक्ट आई, इन एक्ट को लाने के पीछे क्या कारण था, और यह समझने में हमें मिलेगा कि जो प्रोविजन डाला गया उसमें कौन सी आइडियोलॉजी का प्रभाव था। देखिए आपको समझना होगा कि ब्रिटेन के पीएम या किंग की आइडियोलॉजी इसलिए भी मैटर करती है इस एक्ट से, क्योंकि वह उनकी आइडियोलॉजी ने प्रोविजन के रूप में अपना जो है काम किया हर एक एक्ट में, और उस एक्ट ने हमारे देश की दशा और दिशा बदल के रख दी। हल्के में नहीं पढ़ना, इस टॉपिक को आराम से लेते चलेंगे, जिससे हमें आगे भी समझने में हमें मदद मिलेगा। 1773 का जब एक्ट 18 मई 1773 को इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, जब वो पास हुआ तो भारत में तुरंत इसको लागू कर दिया गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर एक चीज को समझा जाए। 1773 से आगे अभी नहीं बढ़ना, यहां पे बहुत चीजों को अभी समझना है। 1765 में जब जीत हुई थी और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुआ था, उस दौरान बंगाल का जो गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। हालांकि रॉबर्ट क्लाइव के बाद भी 2 गवर्नर आए, गवर्नर जनरल नहीं, सिर्फ गवर्नर आए, क्योंकि गवर्नर का ही पोस्ट था उस समय बंगाल में। 1765 से लेकर 1772 की अगर ये टाइम देखा जाए, तो इस दौरान 3
गवर्नर ने अपना सर्विस दे दिया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स नामक एक व्यक्ति, बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन का इसको नॉलेज था, ब्रिटेन सिविल सेवा में काम कर चुका था, काफी करीबी माना जाता था लॉर्ड नॉर्थ का, मित्र भी थे लॉर्ड नॉर्थ के। और इनको जो है 1772 में चूंकि ऑलरेडी गवर्नर बन चुके थे, 1773 का जब कानून पास किया गया और जब भारत में इसको लागू किया गया, तो वही व्यक्ति जो गवर्नर के रूप में बंगाल में कार्यरत था, उसी व्यक्ति को पहला भारत में कह रहा हूं, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया जी? गवर्नर जनरल बनाया गया। समझ में आ रहा है जी? गवर्नर जनरल बनाया गया। अब चलो यहां पर 1773 का अभी हम लोग समझेंगे। जब ये गवर्नर जनरल बना तो इसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे उसको पढ़ेंगे, और इसने कैसे लागू किया वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी 1773 के आगे नहीं बढ़ना है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना क्वेरी को जो है पुट कर सकते हैं, पूछिए, कोई समस्या है तो पूछ लो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नहीं ना जी? चलो आगे बढ़ा जाए। 1773 में जब ये लागू हुआ था भारत में यह एक्ट, अच्छा ये बताओ, यह एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। आखिर इसका नाम रेगुलेटिंग क्यों पड़ा? देखो, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत करप्शन कर रहा था, बैड गवर्नेंस कर रहा था। बैड गवर्नेंस क्या कर रहा था जी? बैड गवर्नेंस। बैड गवर्नेंस माने क्या होता है जी? खाली पैसा कमाने पे ध्यान दे रहा था, इंप्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए काम नहीं कर रहा था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंप्लॉइज थे, जो छोटे छोटे बेचारे थे, है ना, जिसे हम बोलते हैं कि छोटे छोटे मैनेजर या जो इंप्लॉइज जो वर्कर्स हैं, तो उनके साथ भी सैलरीज टाइम पे ना मिल रहा, गलत व्यवहार होना, पूरा बैड गवर्नेंस, जिससे हम लोग बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कह सकते हैं। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉर्पोरेट के नाम से भी, कॉर्पोरेट माने क्या होता है? कंपनी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो वहां पे क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का? बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सीधा मतलब होता है कि जो कंपनी अपने इंप्लॉइज की देखरेख नहीं कर रहा हो, सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ हो, कोई कल्याण का काम ना कर रहा हो, टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो उस कंपनी का। ठीक है, बहुत सारी स्थितियां खराब थी, उतना डेप्थ में नहीं जाना है, थोड़े हम लोग यहां पे एलएसडब्ल्यू पढ़ रहे हैं का जी। चलो ये सारी चीजें हो गई। तो इस चीज को नियंत्रित करने के लिए और करप्शन को कम करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। और इस एक्ट में क्या नियम बनाया गया था, और क्या ऐसा नियम था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहेवियर को सही कर देता, बदलाव करके रख देता? तो समझो, इसने कंपनी रिटेन्स प्रोसेशंस, ये एक बार पढ़ लेना, ये जितना भी हम यहां पीडीएफ दिखा रहे हैं सब मिल जाएगा आपको। तो इस एक्ट ने क्या किया था कि कंपनी के मैं पूरा डिटेल में, लक्ष्मीकांत भी उतना डिटेल में नहीं लिखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल किताब है उसको पढ़ोगे, या फिर ब्रिटेन पार्लियामेंट के साइट पर जाकर देखो, वहां से मिलेगा। हमारी एग्जाम में बीपीएससी के लिए जितना इंपॉर्टेंट है सब यहां से फैक्ट मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं बीपीएससी में कि जिसका कोई आपका उत्तर, आपको कुछ फैक्ट आपको लक्ष्मीकांत में भी नजर नहीं आएगा। रिसेंटली अभी आपने देखा था यूपीएससी में एथिक्स का क्वेश्चन आया था, एथिक्स कमेटी पे। अच्छा, मजे की बात यह है कि जितना इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, लक्ष्मीकांत में एथिक्स कमेटी के बारे में मात्र 5 से 6 लाइन में लिखा है। उतना पढ़ के आदमी सॉल्व नहीं कर पाएगा ये। तो भाई कुछ तो है जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो वही मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूं, जिससे हमारा जितना भी क्वेश्चन है सब सॉल्व हो जाए। और बड़ी हल्के में मत लेना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा रहा हूं, पहला अध्याय चैप्टर, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए डू नॉट टेक लाइटली दिस चैप्टर। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर इसके बाद इन्होंने इस एक्ट में यह भी डाला कि कंपनी जितना कमा रही है उसका फाइनेंशियल ऑडिटिंग होगा। क्या होगा? फाइनेंशियल ऑडिटिंग होगा। और ये फाइनेंशियल ऑडिटिंग होने के बाद यह पूरा ऑडिटिंग कहां जाएगा? लॉर्ड नॉर्थ के पास जाएगा और ब्रिटेन पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ध्यान से समझते जाना, अभी तो और कहानी बाकी है। इसके बाद एक पद बनाया गया, पोस्ट बनाया गया, जिसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता था वह पोस्ट अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट के नाम से जाना जाने लगा। और इसके जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यह पद जो पहले जिस व्यक्ति को मिला वह व्यक्ति था वारेन हेस्टिंग्स। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वारेन हेस्टिंग्स एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज रॉबर्ट क्लाइव। दोनों में फर्क है, गवर्नर और गवर्नर जनरल के पद में फर्क है, समझना है।
तो जब यहां पे वैरेन हेस्टिंग्स साहब 1773 में जब ये गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत हुए, तो इनके अंदर 4 जो है लोगों को बैठाया गया, यानी कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में, ताकि इनकी हेल्प हो पाए। इन 4 लोगों का नाम क्या था? तो देखो, एक थे आर्मी में, ब्रिटेन की आर्मी में काम कर चुके थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग। क्या नाम था? लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग। यह व्यक्ति इसलिए वैरेन हेस्टिंग्स के काउंसिल में डाला गया था ताकि कल को गए अगर मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई बिजनेस करते वक्त किसी भी लोकल किंग से कुछ फाइट करना हुआ या सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू है, उस चीज को यह व्यक्ति संभालेगा। वैरेन हेस्टिंग्स तो खुद नहीं जाएगा, अपने ही कुछ लोगों को भेजेगा। आज मोदी जी के कैसे है कैबिनेट में सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वैसे ही यह पद माना जाता था कि इनके यहां पर सहयोगी हैं, ये असिस्टेंस के रूप में आए इनके पास ये 4 लोग। दूसरे व्यक्ति का नाम था जॉर्ज मॉनसॉन। क्या नाम था जे? जॉर्ज मॉनसॉन। याद रख लेना प्रीलिम्स के लिए अपना, इट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर प्रीलिम्स। अगले व्यक्ति का नाम था रिचर्ड बारवेल, यानी बेयरवेल उसको कहा जाता था, रिचर्ड बेयरवेल। ठीक है, रिचर्ड बेयरवेल। इसके बाद अगले व्यक्ति का नाम था फिलिप फ्रांसिस। क्या नाम था बच्चों? फिलिप फ्रांसिस। समझ गए जी? तो ये याद कर लेना। तो फिर से बता दो, वैरेन हेस्टिंग्स के जो काउंसिल में कितने लोग थे? रिचर्ड बेयरवेल, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस का काफी अच्छा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति। फिलिप फ्रांसिस, इकोनॉमी का डेप्थ नॉलेज रखने वाला व्यक्ति। जॉर्ज मॉनसून, सोसाइटी का, जुडिशियरी चीजों का, लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ सोसाइटी का अच्छा नॉलेज रखने वाला व्यक्ति। सोशल जस्टिस का अच्छा ज्ञाता व्यक्ति, काफी डेप्थ नॉलेज था, ब्रिटेन में कार्यरत था, ब्रिटेन गवर्नमेंट में। लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग। इन 4 लोगों को वैरेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत भेजा गया और इनकी जो ऑफिस बनाई गई, वैरेन हेस्टिंग्स का गवर्नर जनरल का जो ऑफिस बनाया गया, वह बनाया गया फोर्ट विलियम में, यानी बंगाल में ही एक बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर थी ब्रिटेन का, उस समय बनाया गया था, उसका नाम था फोर्ट विलियम। वह ऑफिस बनाया गया वैरेन हेस्टिंग्स का। समझ में आ रहा है जी? समय गुजरता गया। अब बॉम्बे और मद्रास, चूंकि उस समय पूरे भारत में 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसीज थी, हेडक्वार्टर्स थी, बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत ला लिया गया। सीधा मतलब यह हुआ कि वैरेन हेस्टिंग्स इन दोनों को भी कंट्रोल करता, मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी को। हालांकि 1773 के पहले ये एक अलग अलग ही प्रेसिडेंसीज थे, मतलब तीनों का अलग अलग अपना गवर्नर हुआ करता था, तीनों का इक्वल पावर था। लेकिन 1773 के बाद पूरा पावर कौन एंजॉय करने लगा? अपना गवर्नर जनरल एंजॉय करने लगा इन दोनों के ऊपर। हालांकि यहां पे भी गवर्नर थे, लेकिन इन सभी के ऊपर गवर्नर जनरल था, यानी बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल को किसी भी मामले में रिपोर्ट करना होता था। कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने प्रेसिडेंसी में बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछना पड़ता था। इसी दौरान बच्चों 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, और उसी बिल्डिंग में फोर्ट विलियम में इसकी ऑफिस बनाई गई। इसी दौरान ब्रिटेन के जुडिशियरी में काम कर चुके एक सीनियर जस्टिस, जिनका नाम था सर एलिजा इम्फे। क्या नाम था? सर एलिजा इम्फे। इस व्यक्ति को 1774 यानी 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुए सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट जो है सीजीआई बनाया गया। मैं आई इसलिए लगा रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर कॉलोनियल इंडिया से अगर गिनकर चलोगे तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही माने जाते हैं, सर एलिजा इम्फे। तो इसलिए प्रीलिम्स में अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ये बताइए, या मान लो अगर कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, तो तुरंत उस क्वेश्चन पे ध्यान देना। वो ये नहीं पूछ रहा है कि फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है ना, या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो डायरेक्टली पूछ रहा फर्स्ट सीजीआई, तो एलिजा तक पहुंच जाना है, एलिजा इम्फे तक चला जाना है, उल्टी पलटी कुछ मत कर देना। समझ रहे बच्चों? चलिए, तो जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, इस दौरान एलिजा इम्फे साहब तो बने चीफ जस्टिस, लेकिन इनके साथ और कुछ जजेस को लाया गया ताकि एलिजा इम्फे के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में काम कर पाए। तो एक जज थे जिनका नाम था लेमेस्टर। क्या नाम था? लेमेस्टर। दूसरा का नाम था जॉन हाइड। देखो यहां पे है जॉन हाइड। क्या नाम था?
जॉन हाइड। इसके बाद फिर अगले एक व्यक्ति को लाया गया जिसका नाम था रॉबर्ट चैम्बर्स। रॉबर्ट चैम्बर्स या चैम्बरलेन इनको कहा जाता था, रॉबर्ट चैम्बर्स यानी लेमिस्टर, रॉबर्ट चैम्बर्स एंड जॉन हाइड वाज द असिस्टेंट यानी कह सकते हैं जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द सेम टाइम। और इसके बाद जो चीफ जस्टिस से एलिजा इम्फे थे। ये तो हो गया। यहां पर आपको यह भी समझना है कि इस एक्ट के माध्यम से यह भी कहा गया था कि जितने भी ऑफिसर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य कर रहे जितने भी लोग हैं, यह अपना काम अच्छे से करें, किसी प्रकार का लोकल लोगों से कोई घूस न ले, कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट न करें। साथ ही साथ ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है जिसका उसका एजेंट यानी एक तरीके से उसका रिप्रेजेंटेटिव जिसे वैरन हेस्टिंग्स कहा जा सकता है, वह व्यक्ति जो भारत में आया है उस आदमी की सभी बातें यानी सभी ऑर्डर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी मानेगी। तो यहां पे मैंने लिखवाया भी है कि भाई जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं यानी जो डायरेक्टर्स हैं, वो जितना कितना पैसा कमा रहे हैं, लोकल लोगों से क्या उनकी बातचीत हो रही है, ये सभी मुद्दों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इनको रिपोर्ट देना होता था वैरन हेस्टिंग्स को। हालांकि इस दौरान यह देखा गया कि यह जब एक्ट लागू हुआ तो उस एक्ट का कई शॉर्टकमिंग, कई डिफेक्ट देखा गया। और यह भी याद रखना आपको कि अगर मान लो 1773 का एक्ट अगर फुल प्रूफ प्लान होता, बेस्ट एक्ट होता, तो उसके बाद इतनी सारी एक्ट क्यों लाई जाती ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा? 1781 में आया, 1784 में आया, 1793 में आया, 1813 में आया, 1833, 1850, इतना सारा क्यों लाया जाता? यानी कहीं ना कहीं जो एक्ट लाई जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिख रही थी। 1773 के एक्ट के साथ भी यही हुआ। भले ही लॉर्ड नॉर्थ ने इस एक्ट को लाया करप्शन को रोकने के लिए, लेकिन संपूर्ण तरीके से करप्शन को नहीं रोक पाया। तो अभी समझेंगे हम लोग कि 1773 के एक्ट में इतनी सारी प्रोविजंस को लागू करने के बावजूद भी आखिर कंपनी का करप्शन क्यों नहीं खत्म हुआ? कंपनी करप्शन उसका खत्म ही नहीं हो रहा था। क्यों? ऐसा माना जाता था कि जो वैरन हेस्टिंग्स है यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के साथ मिलकर खुद ही करप्शन में इंडल्ज हो चुका है। और चूंकि भारत में गवर्नर जनरल का बंगाल का पोस्ट था, तो कई बारी तो यह भी देखा गया कि भाई बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर इनकी बातों को कंप्लीटली नहीं सुन रहे हैं। पैरेलल जो एक इंस्टीट्यूशन थी सुप्रीम कोर्ट, एलिजा एम्फे से इनका कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता था। ये कहते कुछ और थे वैरन हेस्टिंग्स, और इनका उस चीज में एग्रीमेंट नहीं होता था, एसेंट नहीं दे पाते, कहते थे भाई तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। और जाहिर सी बात है भाई एलिजा एम्फे ने कई बार पॉइंट आउट किया था, लेटर लिखा था लॉर्ड नॉर्थ को कि मैजेस्टी यहां पर यह जो व्यक्ति है वैरन हेस्टिंग्स ये खुद ही करप्शन में लिप्त हो चुका है, इसको हटाया जाए। इस तरीके की बातें की गई। तो कहीं ना कहीं जो वैरन हेस्टिंग्स को जिस उद्देश्य के साथ भारत भेजा गया था वह उद्देश्य इसका पूरा नहीं हो पाया था। तो पहली तो यह कमी थी जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की करप्शन रुक नहीं रही थी। दूसरा एक यह भी माना जाता है कारण 1773 के एक्ट के अच्छे तरीके से न लागू होने का कि यहां पर जो गवर्नर जनरल है इसको कई बारी तो बॉम्बे और मद्रास या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स या जो भी चीफ्स हुए वो इनको कई बारी रिपोर्ट भी सेंड नहीं करते थे। और रिपोर्ट भी आता था, रिपोर्ट मैंने समझ रहे हो ना कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, उसमें भी मैनिपुलेशन करके देते थे। ये गवर्नर जनरल के अंतर्गत काम करने वाले 4 असिस्टेंट्स थे, ये भी कॉपरेट कभी कभी नहीं करते थे गवर्नर जनरल को। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नर जनरल किसी प्रकार के टैक्स को लागू करना चाह रहा है बंगाल में फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी डिसीजन लेना चाह रहा है, जो कि ठीक है करप्टेड आदमी तो था ही, लेकिन फिर भी अगर अच्छा कार्य करना चाह रहा है जो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट के फेवर में हो सकता है, तो कई बार तो ये सारे 3 मेजोरिटी में होकर कुछ 3 या 4 मान लो या चारों, कभी कभी ये जितने भी यहां पे असिस्टेंट्स हैं या फिर जो भी इनके काउंसिल में बैठे जो मेंबर्स हैं, ये सीधा विरोध करते थे कि नहीं नहीं ये मत कीजिए। तो बेचारा खुलकर एक्शन भी नहीं ले पाता था। एक होता है ना भाई कि चलो तुम लोग चारों सलाह दे रहे हम नहीं सुनेंगे, जो करना है कर लो, व्हाटएवर आई हैव टू टेक डिसीजन आई विल टेक।
तो ऐसा नहीं था कि मनमानी कर सकता था गवर्नर जनरल, था तो गवर्नर जनरल, लेकिन सुनना किसका पड़ता था? सभी के साथ मेजोरिटी में, सभी के साथ जो है एसेंट के साथ, यानी मेजोरिटी में वो डिसीजन लेना पड़ता था। इसी नहीं कि अपने मन कुछ डिसीजन ले लेता। तो एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया गया था गवर्नर जनरल को, वीटो पावर नहीं था। मजे की बात यह कि सुप्रीम कोर्ट बना तो दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पावर को डिफाइन नहीं किया गया, अपने आप में एक ब्लंडर था। तो चूंकि पावर डिफाइन नहीं था, इसलिए कहीं भी कुछ डिसीजन सुना देता था सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, डिसीजन कभी कभी उन क्षेत्रों का सुना देता था जो गवर्नर जनरल के क्षेत्र में आते थे, तो गवर्नर जनरल से बहसाबहसी हो जाता था, शुद्ध भाषा में, बिहारी भाषा में हम लोग बात करें तो, अपने लोकल लैंग्वेज में। दूसरी चीज की एक्ट आ तो गया था, लेकिन इसमें आप एक चीज को आपको यह भी समझना होगा कि ये एक्ट आ गया, लेकिन भारतीयों को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। भाई, भारत में यह कानून लागू होने वाला है, अब भारतीयों को ही कंसीडर नहीं किया जा रहा है, भारतीयों के बेनिफिट के लिए कोई चीज इसमें नहीं डाला गया है। अंततोगत्वा क्या होगा कि अगर फुल प्रूफ अगर एक्ट ना आए तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रहेगी। कई भारतीय तो रेवेन्यू देने से मना कर देते थे कि नहीं देंगे टैक्स, जो करना है कर लो। यह भी देखा गया कि इन सभी स्थितियों के बावजूद, प्रोविजंस के बावजूद भी करप्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो इसलिए यह माना गया कि 7073 का एक्ट कहीं ना कहीं फेल रहा अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो द 7073 एक्ट फेल्ड इन हिज ओन ऑब्जेक्टिव। आर यू गेटिंग? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और इसके बाद हम लोग जो है 1781 के एक्ट को कल समझेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जो ये फाइल आपको मिलेगा, इसको एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। 7073 के जो है एक्ट को बढ़िया से रिवाइज कर लेना है। कोई क्वेश्चन है पूछ लो। अब चूंकि इस एक्ट में कमी थी, इतनी सारी डिफेक्ट थी, शॉर्ट कमिंग्स थी, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर करप्शन को रोकने के लिए और एक्ट लाएगा। तो इसके बाद फिर अगली जो एक्ट आई थी उसका नाम था 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी ये जो 7073 का जो एक्ट आया था जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसका सीधा गोल यह था कि जो भी कमियां रही हैं 7073 के एक्ट में, उन कमियों को खत्म करने के लिए या उन कमियों को दूर करके इस एक्ट के माध्यम से उन कमियों की जगह इफेक्टिव प्रोविजंस लाया जाए, जिसे जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ब्रिटेन गवर्नमेंट का, कंपनी के करप्शन को रोक देना, वह पूरा हो सके। तो आगे ये समझेंगे आगे की कहानी क्या है हमारी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए उद्देश्य के साथ, नए ब्रेक के साथ, नए जोश के साथ अगले दिन। आज के लिए धन्यवाद बच्चों। कोई भी प्रश्न होगा अपना कमेंट सेक्शन में लिख देना। और यह क्वेश्चन मैंने दे दिया है, सॉरी माफ करना, ये पीडीएफ मैं सर को आज दे दूंगा। कोई इशू होगा पूछ लेना आप लोग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चों। चलो, थैंक यू।